Hello students, how are you all? I hope you are fine. We are starting chapter 8, The Tale of Malan City, written by Vikram Seth. It's a poem and it's a humorous poem. काफ़ी अच्छी poem है और काफ़ी अच्छी poem के साथ साथ इसमें humorous भी है। तो हम देखते हैं कि इस poem में actually होता क्या है। इसमें एक king है, वो किंग काफ़ी ज़्यादा न्यायप्रिय होता है। उसको न्याय अच्छा लगता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी जो चीज़ है वो गलत हो। तो ये जो पोएम है काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो हम इसको देखते हैं, टेक्स्ट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पोएम से पहले हम इसको में देख लेते हैं कि पोएम है किसके बारे में। द फॉलोइंग पोएम इज़ टेकन फ्रॉम मैपिंग विच इज़ पब्लिश इन 1981। कि ये जो पोएम है ये मैपिंग से ली गई है। मैपिंग कलेक्शन ऑफ पोएम्स हो सकता है जो विक्रम सेठ का है, ठीक है, और उससे ये पोएम ली गई है जो पब्लिश हुई थी 1981 के अंदर, ठीक है, एंड इज़ इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोएम बाय विक्रम सेठ। और ये इंक्लूडेड है, शामिल है किसके अंदर, जो कलेक्टेड पोएम्स है विक्रम सेठ की उसके अंदर। द किंग इन द पोएम इज़ जस्ट एंड प्लेसिड। देखो क्या कह रहे हैं, जो किंग है वो इस पोएम के अंदर काफ़ी जस्ट है, न्यायप्रिय और प्लेसिड है, मतलब उसको न्याय सबसे अच्छा लगता है। वो जस्टिस को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, वो जस्टिस करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि कुछ भी रॉन्ग हो। डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस अ बिट टू फार। क्या वो जो उसका नोशन है, जो नियम है जस्टिस के, क्या वो बहुत ज़्यादा दूर ले जाता है? क्या वो बहुत दूर तक दूरदर्शिता के साथ में न्याय कर पाता है? देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं। आफ्टर आइड्रीशा, ठीक है, इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। यहाँ पे आई जो है वो विक्रम सेठ अपने लिए बोल रहे हैं कि इन द सिटी विच आई सिंग, कि जिस सिटी में मैं ये सिंग कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, वहाँ पे एक राजा रहता था। वो कैसा था? अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, मतलब न्याय प्रिय, न्याय को चाहने वाला, जस्टिस को चाहने वाला राजा था। प्लेसिड का मतलब वही है कि जो न्याय प्रिय हो, जो रॉन्ग चीज़ ना देख सके। तो इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग, मतलब उस सिटी जिसमें मैं सिंग करता हूँ, देर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। The king proclaimed an arch should be constructed that triumphantly would span the major thoroughfare to edify spectators there। देखो क्या करें कि जो राजा है उसने प्रोक्लेम की, प्रोक्लेम का मतलब उसने डिसीजन दिया, उसने घोषणा की कि एक आर्च बनाया जाए। आर्च समझ रहे हो, इस प्रकार का आर्च जो होता है वो बनाया जाता है। ये बनाया गया आर्च बनाया बनाया जाए इस प्रकार से, ठीक है। तो किसने कहा? किंग ने कहा कि एक आर्च बनाया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए, दैट ट्रिम्पली वुड स्पेन द मेजर थ्रू फेयर। कि कहने का मतलब कि वो ट्रिम्पली मतलब कि जीत जो है, जीत, वो कहने का मतलब ये जो आम रास्ते, जो मुख्य रास्ते हैं, उसको वो उसकी जीत का प्रतीक हो। टू एडिफाई स्पेक्टर्स देयर, और साथ ही साथ जो भी उसको देखे वो काफ़ी खुश हो उस आर्च को देखकर। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग, दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। देखो, द वर्कमैन वेंट, जो कारीगर थे, काम करने वाले थे, वो चले गए और उन्होंने वो चीज़ बना दी। दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग, दे डिड सो, उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि राजा चाहता था, जैसा राजा चाहता था वैसा आर्च बना दिया। अब देखो क्या कह, द किंग रोड डाउन द थ्रू फेयर टू एडिफाई स्पेक्टर्स देयर। कि जो किंग है वो चल कर गया, ठीक है, उस थ्रू फेयर मतलब आम रास्ते से, ताकि वो स्पेक्टर्स खुद देख सके, एडिफाई कर सके, मतलब उसका उद्घाटन करने के लिए, उसका इनोग्रेशन करने के लिए आर्च का वो गया, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उसका उद्घाटन करेगा, ठीक है। अब ये आर्च बना दिया गया, ये सब यहाँ पे इकट्ठे हुए, किंग भी आया है वहाँ पे। ओके, तो अब देखते हैं हम क्या हो रहा है। अंडर द आर्च, under the arch he lost his crown, the arch was built too low, a frown। अब देखो क्या करें, अंडर द आर्च, और जैसे आर्च के नीचे गया, ठीक है, तो वो जो आर्च था, ठीक है, वहाँ पे उसने अपने क्राउन को लूज कर दिया, मतलब उसका जो क्राउन था, उसका जो ताज था जो उसने पहना हुआ था, वो टच हो गया और वो नीचे गिर गया। द आर्च वॉज बिल्ट टू लो, क्योंकि जो आर्च था वो काफ़ी नीचे हिस्से पर बना हुआ था। अ फ्रॉन, इससे राजा को गुस्सा आ गया, फ्रॉन हो गया वो। अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस, under the arch he lost his crown, the arch was built too low, a frown। देखो क्या कह रहे हैं कि उस आर्च के नीचे
उसने अपना जो क्राउन है वो लॉस्ट कर दिया, और जो आर्च था वो बिल्ड था बहुत ज़्यादा लो, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ नहीं था, और इसकी वजह से राजा को गुस्सा आ गया क्योंकि उसका जो ताज था, उसका जो क्राउन था वो नीचे गिर गया। Appeared upon his placid face, the king said, "This is a disgrace." देखो, a frown appeared upon his placid face. Placid face का मतलब वो जो न्याय प्रिय जो चेहरा था उस पर गुस्सा दिखाई देने लग गया। किंग ने कहा, द किंग सेड, दिस इज अ डिसग्रेस, ये तो एक अपमान है, राजा का ताज गिरना एक अपमान है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, द रोप एंड द गैलोज वर अरेंज्ड। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जो मुख्य जो बिल्डर्स है, जो इस आर्च को जिन बिल्डर्स ने बनवाया है उनको फांसी पे लटकाया जाएगा, हैंग किया जाएगा। किसने कहा? राजा ने। राजा ने क्यों कहा? क्योंकि उसका ताज गिर गया और न्यायप्रिय था वो, इस दंड की वो सजा देना चाहता था। और इस दंड की वो क्या सजा देना चाहता है? वो फांसी पे लटकाना चाहता है। तो जैसे फ्रोन गुस्सा उसके चेहरे पे आया, उसके फ्लैसिड फेस पे, तो राजा ने कहा कि ये एक डिस्ग्रेस है, ये एक अपमान है, और जो मुख्य जो बिल्डर्स है, जो चीफ जो बिल्डर्स है, उनको विल बी हैंग्ड किया जाएगा। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज, वहाँ पे रस्सी और भी जो वस्तुएं थी जो लटकाने के लिए आवश्यक है वो अरेंज की गई। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वर लेड आउट, ही पास द किंग, ही गैव अ शाउट, कि जो मुख्य जो बिल्डर्स है उनको लाया गया। ही पास द किंग, और जब वो किंग के पास में से निकले वो तेज चिल्लाया, वो शाउट किया, उसने चीखा, चिल्लाया, क्या कहा? ओ किंग, इट वॉज वर्कमैन्स फॉल्ट। क्या कहा उसने? ओ किंग, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट, कि उसने कहा, ओ राजा, ये हमारी गलती नहीं है, ये तो काम करने वालों की गलती है, ये तो वर्कमैन की गलती है। ओ, राजा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। कॉल्ड अ हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब उन्होंने स्टॉप कर दिया कि जो फांसी है वो हैंग है वो क्या कर दो, रोक दो, स्टॉप कर दो। किसने कहा? राजा ने। नेक्स्ट देखते हैं, टू द प्रोसीडिंग। अब आगे देखते हैं क्या है। टू द प्रोसीडिंग्स बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडियर नाउ, ही सेड, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टीड। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज एंड सेड। अब देखो क्या करे, टू प्रोसीडिंग्स मतलब प्रोसीडिंग्स के लिए, प्रक्रिया के लिए, ठीक है ना, सॉरी, प्रोसीडिंग्स उसके उससे ऊपर वाले, उसने सारी जो प्रोसीडिंग्स थी उनको लटकाने की वो रुकवा दी। और फिर बीइंग जस्ट मतलब जस्ट होने के लिए, न्यायप्रिय बनने के लिए, और अपने प्लेसिडर होने के लिए उसने कहा कि आई मस्ट हैव ऑल वर्कमैन हैंग्ड इंस्टीड, कि इसके बजाय मैं क्या करूँगा, सभी जो वर्कमैन है उनको लटकाऊंगा, कि मैं बिल्डर्स को नहीं लटकाऊंगा क्योंकि इसमें जो गलती है वो वर्कमैन की है, तो मैं वर्कमैन को फांसी पे लटकाऊंगा। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड, और जो वर्कमैन थे वो सभी सरप्राइज दिखे, और उन्होंने कहा, ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, कि क्या कह रहे कि ओ राजा, आप महसूस नहीं कर पा रहे, आप रियलाइज नहीं कर पा रहे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो जो ब्रिक्स थी, वो जो ईंटें थी, वही गलत साइज की बनी हुई थी, वही रॉन्ग साइज की बनी हुई थी, इसमें हमारी बनाने में कोई गलती नहीं है। समन द मैसन्स, सेड द किंग। द मैसन स्टूड देयर क्वेरिंग। समन द समन द मैसन्स, कि मैसन्स को बुलाया जाए। किसको बुलाया जाए? मैसन्स को, मतलब कि कारीगरों को बुलाया जाए जिन्होंने ईंटें बनाई है। सेड द किंग, किंग ने कहा। द मैसन्स स्टूड देयर क्वेरिंग, और जो मैसन्स है वो खड़ा रहा वहाँ पे, क्वेरिंग कांपता हुआ, मतलब जो ईंटें बनाने वाले थे वो लोग आए वहाँ पे राजा के पास में, और वो जो कारीगर थे वो अब डर से कांप रहे थे खड़े खड़े, क्योंकि उन्हें सजा मिलने वाली है। नेक्स्ट, इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड। द आर्किटेक्ट वॉज समन, उन्होंने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं, ये आर्किटेक्ट की गलती है। आर्किटेक्ट कहा जाता है जो कि डिज़ाइन करता है बिल्डिंग का, उसको आर्किटेक्ट कहते हैं। तो कहते हैं इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड, उन्होंने कहा। द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड, आर्किटेक्ट को बुलाया गया कि अब आर्किटेक्ट को सजा मिलेगी। वेल, आर्किटेक्ट सेड, हिज मैजेस्टी, आई डू ordain that you shall be hanged, said the architect. O king, you have forgotten one small thing. अब देखो क्या कह रहे हैं, उसने कहा, आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी, आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग्ड, कि आई डू ऑर्डेन, कि मैं ऑर्डेन देता हूँ, वो कह रहा है कि तुम्हें क्या किया जाए, हैंग किया जाए, तुम्हें लटकाया जाए। सेड द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट ने कहा।
ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। उसने कहा कि ओ राजा, आप एक छोटी सी चीज़ भूल गए हो। यू मेड अ सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। उसने कहा कि आपने कुछ अमेंडमेंट को संशोधन किए थे उन प्लान्स को जब मैंने आपको दिखाया था, कि वो कह रहा है कि जो ब्रिक्स रॉन्ग साइज की बनी है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो सही बना रहे थे, लेकिन राजा जी आपने जब उन प्लान्स को देखा तो आपने उनके अंदर कुछ संशोधन किया था, अमेंडमेंट्स किया था, और उस अमेंडमेंट्स की वजह से ही रॉन्ग साइज की ईंटें बनी है, और रॉन्ग साइज की ईंट बनने की वजह से जो आर्क है वो काफ़ी नीचा रह गया। नेक्स्ट। द किंग हर्ड दिस, द किंग सो रेड। जब किंग ने ये सुना तो किंग लाल हो गया गुस्से से। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, और वास्तव में देखा जाए तो लगभग अपना सिर खो चुका था। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग ही सेड, दिस इज अ ट्रिकी थिंग। कि वो अपना हेड खो चुका था, मतलब उसका सिर नीचे हो गया, उसका वो लाल हो गया था, उसका सिर नीचे हो गया था, कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि घूम फिर कर जो है वो उसी के ऊपर आ गया सब कुछ। और वो एक जस्ट और प्लेसिड किंग होने के लिए उसने कहा कि इट्स अ ट्रिकी थिंग, कि ये काफ़ी ट्रिकी थिंग है, इसमें कई सारी ट्रिक्स आ रही है, कई सारी उलझन है, तो मुझे इसे सुलझाना होगा। आई नीड सम काउंसिल, ब्रिंग टू मी, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री। कि मुझे काउंसिल की आवश्यकता है, मुझे परामर्श की आवश्यकता है, तो मुझे सबसे जो बुद्धिमान है वो आदमी लाया जाए, जो इस कंट्री के अंदर, इस देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है उसको लाया जाए, बुलाया जाए। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट ने कैरी टू द रॉयल कोर्ट। कि जो वाइजेस्ट मैन है उसको ढूंढा गया और लाया गया, और कहाँ पे लाया गया, कैरी टू द रॉयल कोर्ट, और उसको रॉयल कोर्ट में लाया गया, उसको महल में लाया गया, शाही दरबार में लाया गया। अब जो बाकी का जो पार्ट है वो हम बाद में लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि राजा के साथ में क्या हुआ, सारी घूम फिर कर जो घटनाक्रम है, जिसको फांसी पे लटकाना चाहता है फांसी का फंदा उसके गले में ही आ चुका है। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।